हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज के इस लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 11th ऑफ दिसंबर को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं एग्जाम एनालिसिस। क्वेश्चन जो है गाइस, कुछ टॉपिक नए डाले जा रहे हैं। अभी जो एग्जाम हुए थे 6, 7 और 8 दिसंबर को, वहां पर जो टॉपिक पूछे गए थे उन टॉपिक से वो टॉपिक तो आ ही रहे, प्लस कुछ और टॉपिक, नए टॉपिक देखने को मिल रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में ही है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, सिलेबस में ही है, लेकिन 6, 7, 8 से कुछ हट के टॉपिक भी देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। कोई बात नहीं, अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको 35+ क्वेश्चन अगर सही कर देते हो तो काफी हाई चांसेस है कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा पेपर 1 में। तो क्वेश्चन पूछा गया था ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ग्लेशियर मेल्टिंग से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन, ग्लेशियर मेल्टिंग से क्वेश्चन था रिलेटेड। सो ह्यूमन एक्टिविटीज जो रही है हमारी कुछ टाइम में, मतलब लास्ट कुछ ईयर्स में, आर एट द रूट ऑफ दिस फिनोमिना। स्पेसिफिकली सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से आया है पूरे वर्ल्ड में, तब से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही बड़े लेवल पे ज़्यादा जो है बढ़ के इसमें से क्रिएशन हुआ है इसका। एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज emission have raised temperature even higher in the poles, and as a result glaciers are rapidly melting, calving off into the sea and retreating on land। तो ये क्या है कि आपको सभी को पता है कि हमारे पृथ्वी पर पानी की मात्रा ज्यादा है और मिट्टी की मात्रा कम है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो अगर सपोज करो कुछ बहुत ही बड़े लेवल पे पानी जो है ग्लेशियर के रूप में जमा हो रखा है, जमा हुआ है, पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है, वो अगर पिघल जाता है तो जो मिट्टी है वो भी डूब जाएगी। और अगर ये सही नहीं हुआ कुछ टाइम में, कुछ सालों में, आने वाले ईयर्स में, तो प्रॉब्लम एक है जो बड़े लेवल पे देखने को मिल सकती है। तो ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और ग्लेशियर मेल्ट होते जा रहे हैं। ओजोन लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था गाइस। तो ओजोन लेयर जो है क्यों डिप्लीट कर रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो सीएफसी हैं आर द मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। दीज आर रिलीज बाय सॉल्वेंट, स्प्रे एरोसोल्स, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर्स हो गया। द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर आर broken down by ultraviolet radiations and release chlorine atoms। तो इससे गाइस होता क्या है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर के टूट करके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उसको बढ़ाते हैं, रिलीज उसका यूज करते हुए क्या करते हैं, क्लोराइन एटम्स में टूट जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है फिर। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाए कि कब तक रिकवर होने के चांसेस हैं, कब तक सही हो जाएगी ओजोन लेयर, क्या रिकवर हो रही है। तो इफ करंट पॉलिसीज रिमेन इन प्लेस, मतलब जो गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह पर पॉलिसी बनाई हुई है, इससे रिलेटेड प्रोटोकॉल भी बने हुए ओजोन लेयर से रिलेटेड, अगर वो फॉलो किए जाए, द ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर टू 1980s वैल्यू। 1980 जितनी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द ओजोन होल बाय अराउंड 2066 ओवर द अंटार्कटिक। 2066 तक के चांस है, एंड 2045 ओवर द आर्कटिक, एंड 2040 फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो एक टारगेट है, अगर हम चाहे तो अचीव कर सकते हैं अगर करंट पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। वाटर न्यूट्रिएंट्स गाइस, वाटर न्यूट्रिएंट्स के ऊपर गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो रिच न्यूट्रिएंट्स जो वाटर में क्या क्या पाए जाते हैं आपको पता होना चाहिए। तो हम जो पानी पीते हैं, नल का हो चाहे बोतल बंद पानी जो हम पीते हैं, चाहे कुएं का पानी हो, तो जो भी हम पानी पीते हैं जनरली उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। तो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हम पीते हैं पानी में, ये पानी में ऑलरेडी घुले हुए होते हैं। तो देखो नेचर में क्या क्या पाया जाता है, देखो पानी में किस किस लेवल के जो है न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है इस क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया था। डीआई जो था वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड था, टेबल बेस्ड था, मॉडरेट था, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा थी ऐसे स्टूडेंट्स बता रहे थे। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी डीआई के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट मत करो। अगर पहली अटेम्प्ट कर दोगे तो फिर थोड़ा टाइम वेस्ट सा हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ जाती है। आरसी इजी था, हो गया था। एमएस एक्सेल पे क्वेश्चन था। मेलवेयर अटैक पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो मेलवेयर अटैक से रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपको क्लास करवा चुका हूँ, एक 29 मिनट की क्लास है जिसमें आपको टाइप्स ऑफ वायरस और मेलवेयर दोनों ही मैंने आपको कवर करवाए हुए हैं, और एंटीवायरस की लिस्ट भी कंप्लीट आपको बताई हुई है। इस क्लास को नहीं देखा तो देख लेना, अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, जो हमारे चैनल का नाम है, आगे लिख देना वायरस। इसलिए इस तरीके से लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो को जरूर देखें अगर आपका एग्जाम होना अभी बाकी है, तो डेफिनेटली इससे ये वाला जो टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। मैक बिट्स पे क्वेश्चन था। तो मैक एड्रेस जो है, पहले तो मैक की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लो। ये एड्रेस है, इट इज ए 12 डिजिट
hexadecimal number assigned to each device connected to the network, primarily specified as a unique identifier during device manufacturing. MAC address is often found on device network interface card. तो जो नेटवर्किंग के जो डिवाइस की नेटवर्किंग होती है उससे रिलेटेड जो है ये एड्रेस होता है, और ये जनरली कहाँ पर किस चीज़ में यूज होता है. दिस यूज इज कॉमन इन मोस्ट IEEE 802 नेटवर्किंग, जैसे कि ईथरनेट हो गया आपका, वाईफाई हो गया आपका, ब्लूटूथ हो गया, इस तरह की टेक्नोलॉजी में जो है इसका ज़्यादातर यूज होता है. सो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके स्टोरेज की, इसके तो मैक एड्रेस आर 48 बिट्स लॉन्ग एंड दे हैव टू हेल्प्स. एक तो होता है फर्स्ट 24 बिट होता है जो कि ओरिजिनली और ऑर्गेनिजेंसली यूनिक आइडेंटिफायर OUI इसकी फुल फॉर्म है, एंड लास्ट 24 जो होते हैं बिट्स फ्रॉम अ सीरियल नंबर फॉर्मली कॉल्ड एक्सटेंशन आइडेंटिफायर. तो ये इस तरीके से काम करते हैं. अब देखो जो OUI है और लास्ट के जो डिजिट है OUI जो स्टार्टिंग के 3 होते हैं और NIC जो लास्ट के 3 होते हैं. तो इस तरीके से रहता है मैक एड्रेस, और इस तरीके से जो है आपका कुछ दिखता है एड्रेस. ये एग्जांपल है इसका, तो आप इसको एक बार समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए किस तरीके से होती हैं. इसके अलावा क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन अगेन 5 स्टार रेटिंग टॉपिक है. इस पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं. फर्स्ट फेज में भी क्वेश्चन बने और सेकंड फेज जो चल रहा है अभी, जो कि 11, 12, 13, 14 ये 4 दिन चलेगा, इसमें भी एग्जाम में जो क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन पॉलिसीज दोनों पे ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं. तो और एक नहीं, दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं. पॉलिसीज पे भी 2 क्वेश्चन मिले हैं इनफॉर्मल पॉलिसीज पर, और स्क्वायर प्रोपोजिशन में भी 2 क्वेश्चन मिले हैं. तो क्लास नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हो इस टॉपिक के लिए. और क्लासिकल और इसके अलावा इनफॉर्मल पॉलिसीज मैंने आपको करवाई की क्लास नंबर 14 है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, तो आप इसको भी देख सकते हो. ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा. आप इस सीरीज को फॉलो करें और जिससे कि जो ये वाले टॉपिक आपके अच्छे से कवर हो जाए. इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन पूछा हुआ था, लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे. तो लॉर्ड कर्जन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडिया के लिए बिकॉज इन्होंने 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट को बनाया था. ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया के लिए. वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कर्जन टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया. इंडिया में यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेकर उन्होंने बड़ा कदम उठाया था. द एक्ट इंट्रोड्यूस गवर्नमेंटल कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटीज. तो गवर्नमेंट ने मतलब जो विश्वविद्यालय थे सरकारी नियंत्रण स्थापित किया इस एक्ट ने. इट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन. न्यू इनिशिएटिव सच एज लेबोरेटरीज बनाई गई जिससे कि इंप्रूव हो सके क्वालिटी ऑफ रिसर्च. तो प्रयोगशाला का जो है इनका पहल की गई, इनको शुरुआत की गई जिससे कि अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके. तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है, स्पेशली क्योंकि हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन की फील्ड में लॉर्ड कर्जन का काफी इंपॉर्टेंस रही है इंडियन यूनिवर्सिटीज 1904 वाले एक्ट के थ्रू. तो ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में से क्वेश्चन बना था गाइस. कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, स्वयं प्रभा से था, रेटिंग स्केल से क्वेश्चन पूछा हुआ था. तो जो रेटिंग स्केल मतलब जो मेजरमेंट और लेवल ऑफ मेजरमेंट होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन था. इसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो करके क्वेश्चन जो जो मेजरमेंट होते हैं ये रहते हैं. तो इसमें जो ये 4 रेटिंग होती है इसमें सबसे ज्यादा जो बड़ी रेटिंग मानी जाती है वो रेशियो मानी जाती है. आई थिंक तो ऐसा ही है. नॉमिनल जो होता है द डेटा कैन ओनली बी कैटेगराइज, जिसमें हम डेटा को कैटेगराइज करते हैं नॉमिनल में. ऑर्डिनल में क्या करते हैं, हम रैंक देते हैं. फिर इंटरवल में क्या होता है, डेटा कैन बी कैटेगराइज, रैंक एंड इवनली स्पेस्ड. यहाँ पर हम रैंक भी दे सकते हैं, कैटेगराइज भी कर सकते हो, और उसको हम क्या कर सकते हैं, इवनली समान रूप से स्थान दिया जा सकता है. रेशियो क्या होता है, द डेटा कैन बी कैटेगराइज, रैंक, इवनली स्पेस्ड एंड हैज ए नेचुरल जीरो. इस वजह से रेशियो जो है थोड़ा सा एक बड़ा स्केल माना जाता है. बड़ी से बड़ी वैल्यूज को रेशियो में हम दिखा सकते हैं. तो अगर बात की जाए लेवल्स ऑफ मेजरमेंट में तो सबसे बड़ा कौन सा है, रेशियो माना जाता है मेजरमेंट की फील्ड में. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था. माइंड मैपिंग से रिलेटेड गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था. शायद लॉजिकल रीजनिंग या कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो रहा होगा, ये एग्जैक्ट याद नहीं है कहाँ से क्या क्वेश्चन था. माइंड मैप क्या होता है, इन्वॉल्व्स राइटिंग डाउन अ सेंट्रल थीम एंड थिंकिंग ऑफ न्यू एंड रिलेटेड आइडियाज व्हिच रेडिएट आउट फ्रॉम द सेंटर by focusing on key ideas written down in your own words and looking for connection between them. इससे क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगी और हेल्प होगी आपको चीजों को समझने में, इन्फॉर्मेशन गेन करने में. अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. कोई आपने आइडिया लिखा है यहाँ पर और उस आइडिया से रिलेटेड जो भी टॉपिक है आपने उनको लिखा, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें थी आपने उनको सोचा. जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं. सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो अगर मुझे मार्केट में एक नई कार लॉन्च करनी है. मैं कार की कंपनी मैंने खोल के रखी हुई, टोयोटा सपोज करो हमारी कंपनी है, टोयोटा करके, ठीक है. और टोयोटा जो हमारी कंपनी है, फिर टाटा कंपनी हमारी है. अब हम एक नई कार लॉन्च करना चाहते हैं जो कि एक बजट फ्रेंडली कार हो, ठीक है. तो इससे रिलेटेड जो है ये हमारी थीम है.
सोचना है। अब सोचो कि हम क्या करें ऐसा जो हमारी कार लॉन्च करने में हेल्प करे, हमारी कार की सेल्स में हेल्प करे। तो इससे रिलेटेड आपको आइडियाज सोचने हैं, इससे रिलेटेड चीजें आपको सोचनी है। तो कोई सोचेगा कि सर हम जो कार का कलर है उसको इस तरीके से रखेंगे जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज को पसंद आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर रेड, हमने एक रिसर्च में देखा कि जो रेड कलर की कार है वो पसंद आती है मिडिल क्लास फैमिलीज को। तो हम जो कार का कलर रेड रख सकते हैं। और इससे रिलेटेड आइडियाज आप सोच सकते हो कि कहाँ पर लॉन्च करना सही रहेगा, कौन से स्टेट में लॉन्च करना सही रहेगा, कितने जो है इसका प्राइस रहना चाहिए, और क्या क्या प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज हो सकती है। तो जो भी इसके आसपास के आइडियाज होते हैं उसको हम सोचते हैं, जिससे हमारी नॉलेज बढ़ती है, हम चीज़ों को और अच्छे से बेटर तरीके से कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया है माइंड मैपिंग का, इस तरीके से करते हैं। टीचिंग रूल से रिलेटेड क्वेश्चन था, बुद्धिज्म से क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, बेसिक्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो इसमें आप टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ लो, रिसर्च मेथड्स पढ़ लो, थोड़ा सा इनको पढ़ोगे तो बेसिक्स ऑफ रिसर्च तो ऐसे ही आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई वो इतना बड़ा टफनेस लेवल नहीं है इसका। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के इजी क्वेश्चन रहते हैं, इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन था। और 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशियंट यूनिवर्सिटीज की पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। मैंने कल ही पोस्ट करी है टेलीग्राम ग्रुप में ये वाली पीडीएफ, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर, जिस नाम से चैनल है इसी नाम से आपको सर्च करना है टेलीग्राम में जा करके। तो आपको हमारा जो ग्रुप है वो दिख जाएगा। कुछ 16,000 के आसपास, 16-17 हज़ार के आसपास आपको दिखेंगे उसके अंदर ग्रुप मेंबर्स। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। और इस पीडीएफ में मैंने 8 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट ही आपको दिखाए हैं, लिखे हुए। तो आप उनको पढ़ लोगे तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा वहां से। और मैंने इसके ऊपर एक क्लास भी ले रखी है, आप चाहो तो यूट्यूब पे क्लास भी देख सकते हो। सिंपली लिखो यूजीसी नेट मेंटर, ये लिखना ही, और आगे लिखना है एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, लिख के सर्च करोगे यूट्यूब पे तो क्लास भी आ जाएगी, तो आप क्लास भी देख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा मास मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्लेजरिज्म। अगेन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही, प्रीवियस एनालिसिस में प्लेजरिज्म के मैंने आपको लेवल समझाए थे। टीचिंग इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन था। तो टीचिंग इवैल्यूएशन के अंदर आप देखेंगे समेटिव इवैल्यूएशन होता है, फॉर्मेटिव होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। तो ये जो चीजें मैंने आपको अपने क्रैश कोर्स के अंदर काफी बेसिक्स एक्सप्लेन करी हुई है। और आई थिंक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है, आई थिंक शायद उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो क्या होता है, वो ईयर के एंड में होता है। जैसे आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, तो फाइनल एग्जाम जो होते हैं वो आपके समेटिव इवैल्यूएशन होते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जो कि चलता रहता है, रेगुलर चलता रहता है। ये क्या है, एंड में जाके नहीं होता, ये स्टार्टिंग से और एंड तक चलता ही रहता है। जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, हमने एक यूनिट खत्म करी और आपका मैंने टेस्ट ले लिया अचानक से, तो मैंने आपको क्लास में कोई क्विज करवा दिया, या मैंने आपको क्लास पूरा पढ़ाया और लास्ट में आपसे फीडबैक ले रहा हूँ कि चलो बताओ इस टॉपिक का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इस तरह की अगर मैं चीजें कर रहा हूँ क्लास के अंदर, इंटरेक्शन कर रहा हूँ आपके साथ, तो इन सभी को हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। देन आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि भाई मुझे पता चल गया कि आपके अंदर क्या गड़बड़ है, क्या आपको कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने आपको पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने आपका इवैल्यूएशन किया, तो वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहलाया जाएगा। ठीक है। इससे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या गड़बड़ है, किस तरीके से आपको मैं और ठीक कर सकता हूँ, अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। और तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो कुछ मिलता जुलता ही है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के जैसा ही है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चीजें रहती हैं। एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, रेफरेंसिंग से था कि पब्लिकेशन का स्टाइल जो होता है, जैसे एपीए करके होता है ना, तो उस तरीके की जो रेफरेंसिंग होते हैं उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ था। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक पे आज की क्लास में क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में था आज के एग्जाम में। और जो मैंने इसके ऊपर देखो एक अलग से क्लास ले रखी है ऑलरेडी। हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं, अल्टरनेट एंड नल हाइपोथेसिस रिलेटेड, टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया। कुछ स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक होगा, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिल्कुल जैसे आर्ट्स साइड से, जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है आपने, या कोई हिस्ट्री से आ रहे हो आप, या किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट से आ रहे हो, तो आपके लिए टॉपिक बिल्कुल नए हैं। बिकॉज ये कॉमर्स में, स्टैटिस्टिक्स में, रिसर्च में, इस तरह के जो आपके टॉपिक, आई मीन जो सब्जेक्ट होते हैं वहां पर ये टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। तो ये टॉपिक अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो टॉपिक को प्रिपेयर कर लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बन रहे हैं। इस क्लास का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करो। देखो कोई भी टॉपिक आपको देखना है ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है। कैसे सर्च करोगे, क्या लिखना है, यूजीसी नेट मेंटर यूट्यूब पे लिखना, और आगे लिख देना हाइपोथेसिस, जो पहला वर्ड है ना ये हाइपोथेसिस लिख देना आगे, और ये लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली क्लास आ जाएगी। और जब क्लास आ जाएगी तो उसको देख लेंगे, तो आपका जो ये वाला टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा, और देन फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पेपर थोड़ा सा लेंथी लग रहा है स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्क्रॉल करना पड़ता है स्क्रीन
जो है स्क्रॉल करनी पड़ती है बार बार। तो उसके लिए तो बस यही कि आप मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी स्क्रीन स्क्रॉल करने की, फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज आप जरूर फॉलो करें अगर आपकी एग्जाम अभी होने बाकी है। इससे क्या होगा, आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और अगर आप जून 2024 की तैयारी कर रहे हो तो हमने आपके लिए बैचेस स्टार्ट करे हैं। यहाँ पर हम आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवा रहे हैं, एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस पैटर्न पे आपको यहाँ पे स्टडी करवा रहे हैं। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में मिलेंगे। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको 100 मॉक टेस्ट फ्री दिए जा रहे हैं सभी कोर्सेज के अंदर, एंड पीडीएफ नोट्स है जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो किस तरीके से ज्वाइन करना है इन कोर्सेज को, आप सिंपली ugcnetmentor.com जो हमारी वेबसाइट इस पर विजिट कर सकते हो। अदरवाइज जो हमारी iOS यूजर वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने ऐप भी बनवाई हुई है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जो एंड्रॉइड यूजर हैं उनके लिए जो ऐप हमारी है वो अभी अंडर मेंटेनेंस है, अभी टाइम लगेगा 2-4 दिन का, तो वो ऐप भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। तो तब तक आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। और ये जो जितने भी लिंक है, ज्वाइनिंग लिंक है, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना है गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।